वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं बीए, बीएससी, बीकॉम तीनों का कॉम्बिनेशन, एक ऐसा अनिवार्य प्रश्न पत्र जो कि रिक्वायरमेंट होती है बीए सेकंड ईयर के अंतर्गत कि वह प्रश्न पत्र आपको देना ही होता है। अगर यह प्रश्न पत्र आपने नहीं दिया तो लगभग आप फेल हो जाएंगे। अगर इस प्रश्न में आप चूक गए तो फिर से इस प्रश्न पत्र को आपको देना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में इसको कैसे तैयार किया जाए, पर्यावरण एवं मानवाधिकार को, राष्ट्र गौरव को, वैसे तीन तरीके के मतलब तीन खंड होते हैं इस पेपर के अंतर्गत। पहला खंड होता है राष्ट्र गौरव, दूसरा होता है पर्यावरण, तीसरा होता है मानवाधिकार। तो राष्ट्र गौरव से कैसे प्रश्न पूछेगा, पर्यावरण से कैसे प्रश्न पूछता है एग्जाम में, और मानवाधिकार से रिलेटेड कैसे प्रश्न पूछता है। राष्ट्र गौरव से कितने प्रश्न पूछेगा, पर्यावरण से कितने और मानवाधिकार से कितने, किस फॉर्म में प्रश्न होंगे, उनको भी डिस्कस करेंगे। आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 40 प्रश्न राष्ट्र गौरव से और 30 प्रश्न पर्यावरण से, और जो है आपका मानवाधिकार से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार से 100 प्रश्न होंगे और इसकी जो कॉपी होगी OMR पर आपको करना होगा, मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को करना होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे आपके समक्ष और उन्हीं को आपको डील करना है। तो बीए, बीएससी, बीकॉम किसी भी ईयर में हैं आप, अगर आप जो है एक प्रकार से बीए सेकंड ईयर में गए हैं तो आपको यह प्रश्न पत्र देना होगा। किसी भी विश्वविद्यालय से आप संबंध रखते हो, हाँ, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में हो सकता है किसी में फिजिकल एजुकेशन या इसी प्रकार से अन्य शारीरिक शिक्षा या इसी प्रकार से अन्य होता है, लेकिन हाँ अधिकतर यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ तो उस देश के बारे में, मतलब अपने देश के बारे में, अपने राज्य का या फिर अपने राष्ट्र का गौरव क्या है उसके बारे में जानना अति आवश्यक होता है, और पर्यावरण के बारे में जानना अति आवश्यक होता है। चूँकि पर्यावरण रहेगा तभी एक राष्ट्र रहेगा, और साथ ही साथ एक व्यक्ति को रहना एक राज्य के लिए, एक देश के लिए बहुत अधिक आवश्यक होता है। इसलिए चूंकि व्यक्ति नहीं रहेगा तो राज्य कैसा बनेगा, और राज्य नहीं रहेगा तो व्यक्ति कैसा रहेगा। तो इस प्रकार से व्यक्ति और राज्य के बीच को संबंध को देखते हुए आपने सामायिक समझौते का सिद्धांत पढ़ा होगा, हॉब्स, लॉक और रूसो का। इसी प्रकार से अन्य चीज़ें हैं, हालांकि वो पॉलिटिकल साइंस की विषय वस्तु है, उसको हम चर्चा कर चुके हैं। वैसे आज के वीडियो के अंतर्गत हम न्यू सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, 2021 के सिलेबस के बारे में, जो कि अनिवार्य प्रश्न पत्र को लेकर के है, राष्ट्र गौरव, पर्यावरण एवं मानवाधिकार के बारे में। आखिरकार यहाँ से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं इसको हम जानेंगे आज की वीडियो के अंतर्गत। क्या क्या चीज़ें होती हैं, पूरी जानकारी एक ही वीडियो के अंतर्गत आपको देने का प्रयास करूंगा। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, इसकी बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो बाद में पछताइएगा मत कि सर जी आपने विस्तार से नहीं बताया। इसके लिए और भी मैं बात बता दूं आपको शुरुआत में ही, इसके लिए जैसे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 1 मिनट रुकिएगा मैं आपको बता दूं, 1 मिनट लिख करके। यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों आपके पूछे कितने प्रश्न जाएंगे भैया, तो यहाँ से आपके पूछे जाएंगे 100 प्रश्न, और उन 100 में से आपको कितने करने होंगे, तो 100 प्रश्नों में से केवल और केवल आपको करने कितने हैं, 33 प्रश्न। मतलब करने तो 100 के 100 हैं, करने आपको 100 के 100 प्रश्न है, लेकिन अगर आपने 33% कर लिया, मतलब 33 से ऊपर प्रश्न कर लिए तो आपको पास कर दिया जाएगा। अगर आपने 33 से नीचे किया तो आप फेल हो जाते हैं और फिर से आपको बीए सेकंड ईयर में पढ़ना होता है। तो इस प्रकार से यह प्रश्न पत्र आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य हो जाता है। जिस प्रकार से आप हिंदी के साथ साथ संस्कृत को पढ़ते थे, जो कि भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम, वो भाषा हम पढ़ते थे जो जिसकी मधुर उसमें शब्द हैं, जिसके वाक्य मधुर हैं, जो कि एक प्रकार से भाषाओं में मुख्य मधुर एवं देववाणी कही जाने वाली संस्कृत भाषा है, उसको हम पढ़ते थे हिंदी के साथ। ठीक उसी प्रकार से जब बीए सेकंड ईयर में आप पहुंचते हैं तो इसको हमको पढ़ना होगा। तो आपको 33 प्रश्न करने होते हैं, और जनरली यह बात जानिए आप, बहुत ही सहज प्रश्न पूछे जाते हैं। एक दिन मॉडल पेपर बनाऊंगा, 100 ऐसे प्रश्नों को लाऊंगा जो कि सीधे सीधे आपके इसी से परीक्षा से संबंधित होंगे। ओके, तो उसको हम बताने का प्रयास करेंगे आपको। वैसे अगर बता दूं आपको 2020 में कैसे प्रश्न पूछे गए थे, अगर आपको यह पता करना है तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, आंसर की हमने अपलोड कर दी थी उसकी। जैसे पेपर हुआ था तुरंत हमने आंसर की अपलोड कर दी थी, उस आंसर की को देख लीजिएगा तो आपका प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस पेपर आप ढूंढते हैं इधर उधर, वो आपको हल मिल जाएगा। तो हल प्रश्न पत्र चाहिए तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं उसको, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक देने का प्रयास करूंगा। और साथ ही साथ जो है मॉडल पेपर भी 2020 का भी देख लीजिएगा, 2021 का मॉडल पेपर आएगा उसको देख लीजिएगा, और यह पूरा समझिए, इस वीडियो को में विस्तार समझिए आखिरकार क्या क्या पूछा जाता है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा बीए, बीएससी, बीकॉम, या फिर उसके बाद में बीएससी एजी या बीएससी गृह विज्ञान द्वितीय वर्ष,
किसी भी पैटर्न के छात्र एवं छात्राएं हों, मतलब कि चाहे वो बीए कर रहे हों, चाहे बीएससी कर रहे हों, चाहे बीकॉम कर रहे हों, चाहे बीएससी एजी कर रहे हों, चाहे बीएससी गृह विज्ञान से कर रहे हों, किसी भी चीज़ से आप कर रहे हैं, तो आप कुल मिलाकर के द्वितीय वर्ष में अगर हैं तो यह प्रश्न पत्र आपके लिए ब्रह्मबाण है, रामबाण है, इसको आपको पास ही करना है। अनिवार्य प्रश्न पत्र है राष्ट्र गौरव, पर्यावरण एवं मानवाधिकार का। राष्ट्र गौरव, पर्यावरण और मानवाधिकार को लेकर के कुल मिलाकर के 100 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, 100 नंबर के, और 40 नंबर आपके जो है राष्ट्र गौरव से पूछे जाते हैं, खंड का से। आइए बात करते हैं राष्ट्र गौरव से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और क्या क्या सिलेबस होता है राष्ट्र गौरव का आपके। पहले चैप्टर के अंतर्गत आप यहाँ पर देखिए राष्ट्र गौरव। यहाँ पर आपको राष्ट्र गौरव पे यहाँ पे देखना होता है राष्ट्र गौरव का अभिप्राय क्या होता है। तो ध्यान देने की योग्य बात यहाँ पर यह, राष्ट्र गौरव का मतलब होता है, अभिप्राय होता है कि अपने राष्ट्र की उपलब्धियों का ज्ञान हो आपको होना चाहिए, अर्थात आपके राष्ट्र की उपलब्धि क्या क्या है उसको आपको पता होना चाहिए। जैसे सैंधव सभ्यता का अन्नागार किसे कहते हैं, तो हड़प्पा को कहते हैं। सैंधव सभ्यता का स्वरूप क्या था, नगरीय था, कैसा था, या अर्ध नगरीय था, आदिवासी था, ग्रामीण था, कैसा था, तो नगरीय था। ऐसी चीज़ें होती हैं। या फिर जो आपने राष्ट्र की उपलब्धि होती है उसके बारे में हमको जानना होता है, विभिन्न सभ्यताओं के बारे में हमको जानना होता है। यह तक्षशिला में कितनी शिक्षा पाई जाती थी, मतलब कि किसने शिक्षा पाई थी तक्षशिला में, तो आपको इसे देगा समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, रामगुप्त, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने तक्षशिला में मतलब शिक्षा ग्रहण की थी। न्याय सूत्र के रचयिता कौन है, तो गौतम है। हिंदू दर्शन विभाजित है, 6 भाग में विभाजित है। ऐसे आपसे पूछेगा कोणार्क का मंदिर संबंधित है किससे है, सूर्य से संबंधित है। योग सूत्र के लेखक कौन है, पतंजलि है। ये सब जो है कहीं ना कहीं पे चिकित्सा विज्ञान का प्राचीनतम उल्लेख किस में मिलता है, चरक संहिता में मिलता है। तो इंडिका पुस्तक जो है उसके रचयिता मेगस्थनीज है। अशोक के पिता का क्या नाम था, बिंदुसार। ऐसे आपसे प्रश्न पूछता है। महाभारत की रचना किसने की थी, व्यास ने की थी। रामायण का रचयिता कौन है, वाल्मीकि महाराज है। वेद का क्या अर्थ होता है, ज्ञान होता है। ऐसे आपसे प्रश्न पूछेगा जो कि आपके राष्ट्र से संबंधित है, प्राचीन सभ्यता से संबंधित है। ऐसे राष्ट्र गौरव से प्रश्न पूछा आता है। किसी दिन, मतलब किसी दिन क्या, मैं जल्द ही जो है 4-5 दिनों के अंदर या फिर 1-2 दिन के अंतर्गत मैं लाने का प्रयास करूंगा मॉडल पेपर। 100 प्रश्न होंगे जो कि राष्ट्र गौरव, पर्यावरण और जो है आपके मानवाधिकार से संबंध रखते होंगे। दूसरा होता है अवधारणा एवं मूल तत्व। तो ये दोनों तीनों को हम समझना होता है राष्ट्र गौरव के अंतर्गत, मैं समझा दूंगा। ओके, नेक्स्ट होता है आपका भारतीय समाज एवं सभ्यताएं। जैसे सरस्वती सभ्यता क्या थी, वैदिक सभ्यता क्या थी, वैद काल में क्या होता था, सिंधु घाटी सभ्यता में कैसी व्यवस्था रही थी उसके बारे में हमको जानना होता है। वहीं उत्तर वैदिक कालीन समाज के बारे में हमको जानना होता है और आधुनिक राष्ट्र राज्य के बारे में जानना होता है। तो कुल मिलाकर के आपको प्राचीन से लेकर के आधुनिक तक की समस्त उपलब्धियों के बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। मतलब कि पूर्ण रूप से नॉलेज की आवश्यकता इसमें ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ इतना नॉलेज हो कि हाँ कोई पूछे या फिर आपको कहीं पर जाने की आवश्यकता पड़े, या फिर मान लिया आप किसी कारणवश से आप बीए कर लिए हो और मान लेते आप बड़े होते नौकरी आपकी लग जाती है, तो आपको कहीं विदेश जाना हो तो अपने राष्ट्र के गौरव के बारे में आप वहाँ पर बता सके, अपने राष्ट्र के बारे में वहाँ पर जागरूक कर सकें लोगों को। तो कहीं ना कहीं पे ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना होता है। वही तीसरे अध्याय के अंतर्गत आप देखेंगे भारतीय संस्कृति एवं सांस्कृतिक चेतना के स्रोत। उनमें जैसे प्रमुख मत कौन कौन से, विद्वानों ने क्या क्या कहा है, प्रमुख विचार कौन कौन से रहे हैं, कौन कौन से पंथ प्रमुख रूप से हमारे भारतीय समाज के अंतर्गत रहे हैं। इसी आधार पर हम देखेंगे कि बहुत सारे जो पंथ के अकॉर्डिंग या धर्म के अकॉर्डिंग जो बहुत सारे ग्रंथ हमारे जो है भारतीय समाज में रहे हैं, जैसे महाभारत हो गया, रामायण हो गया, या इसी प्रकार से अन्य जो वेद हो गए, वेदांग हो गए, पुराण हो गए, उपनिषद हो गए, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं प्राचीनतम विरासत के रूप में हमको प्राप्त हैं। और इनके बारे में हमको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए कि कितने वेद हैं, कितने पुराण हैं, कितने शास्त्र हैं। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, वेदांग 6 हैं। इसी प्रकार से अन्य चीज़ें हैं। सिद्धि कितनी होती हैं, अष्ट सिद्धि, 9 निधि होती हैं। तो इन सभी मुद्दों को हमको जानना होता है और यहीं से प्रश्न पूछता है। इसके लिए ध्यान रखेंगे, मैं बताऊंगा 100 प्रश्नों की सीरीज आएगी, उसमें विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको कहीं पर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक ही जगह मात्र शुक्ला स्टडी पॉइंट पे आपको विस्तार से हर एक चीज़ की तैयारी करवाई जाएगी। और आगे चलकर जब आप बीए 3rd ईयर में जाएंगे तो आपको विस्तार से वहाँ कर एक चैप्टर के बारे में विस्तार से आपको नॉलेज दी जाएगी। वहीं आप यूपीएससी से संबंध रखते हैं, अगर आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल शुक्ला आईएएस एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके,
आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे इसे वैदिक एवं उत्तर वैदिक धर्मशास्त्र हो गए, रामायण महाभारत पुराण श्रीमद् भगवत गीता हो गया, जैन मत, बौद्ध मत, सनातन, सिख मत, भक्ति एवं सूफी मत, स्वतंत्रोत्तर सांस्कृतिक चिंतक, इन सभी के बारे में हमको जानना होता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो ये रामायण क्या है, महाभारत क्या है, पुराण क्या है, श्रीमद् भगवत गीता क्या है, जैन मत क्या है, बौद्ध मत क्या है, संत मत कैसे है, सिख मत क्या है, भक्ति काल में जो आप देखते हैं भक्ति काल में विचारक हुए रामानंद जी हुए हैं, वल्लभाचार्य जी हुए हैं। और इसी प्रकार से आप सूफी मत में देखेंगे, मतलब भक्ति काल में सूरदास जी, कबीरदास, सॉरी, तुलसीदास जी। इसी प्रकार से सूफी का विधान भक्ति में और का जो है आपके कबीरदास जी हुए हैं। इसी प्रकार से अन्य मीरा जी हैं। उसके बाद में आप देखेंगे सूफी मत में आपके शेख निसार हो गए, मलिक मोहम्मद जायसी, या फिर इसी प्रकार से अन्य चीज़ें प्रेम आख्यानक काव्य परंपरा के उन्होंने सूफी मत उनकी रही है। उनको देखेंगे स्वतंत्रोत्तर सांस्कृतिक चिंतक, जो स्वतंत्रता के बाद वाले, स्वतंत्रोत्तर मतलब होता है स्वतंत्रता के बाद में जो सांस्कृतिक चिंतक हुए हैं उनके बारे में भी थोड़ा बहुत हमको जानना पड़ेगा। अभी आगे चल करके वहाँ पर देखेंगे हम किसके बारे में, जैसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हो गए, दीनदयाल उपाध्याय हो गए, भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सुब्रमण्यम भारती, ये काजी नसरुम इस्लाम, इन सभी के बारे में देखेंगे। ओके, आगे देखते हैं। अगले चीज़ आपके हैं भारतीय संगीत एवं ललित कलाएं, उनका ये स्वरूप को हमको देखना है और साथ ही साथ उदाहरण को भी हमको समझते हुए आगे बढ़ना है। तो ये मुद्दे हो जाते हैं। आगे जब हम बढ़ते हैं, अगला है आपका प्राचीन भारतीय विज्ञान। प्राचीन भारतीय विज्ञान से भी प्रश्न पूछा जाता है। वैदिक गणित क्या थी, मतलब वेद के समय में जो गणित चला करती थी वैदिक काल में, वह गणित कैसी थी उसके बारे में जानना होता था। और चिकित्सा विज्ञान क्या है, भूगोल और खगोल शास्त्र वैदिक काल में कैसा था, प्राचीन रूप में प्राचीन विज्ञान हमारे भारतीय समाज में किस तरीके से व्याप्त था, मतलब कैसे यहाँ पर विस्तार हो रहा था उसका, किस प्रकार से टेक्नोलॉजी का विकास, मतलब टेक्नोलॉजी नहीं, एक प्रकार से आप बोल सकते हैं कि भूगोल या खगोल शास्त्र या इसी प्रकार से विज्ञान के क्षेत्र में किस प्रकार से नवाचार आ रहा था, ये जो है हमको देखना होगा। साथ ही साथ हमको लास्ट में जो छठवां चैप्टर आपका है उसके अंतर्गत हमको क्या पढ़ना होगा मेरे प्यारे दोस्तों, उसके अंतर्गत हमको पढ़ना होगा भैया, यहाँ पर देखने का प्रयास करिए आप सभी लोग। यहाँ पर हमको पढ़ना होगा मेरे प्यारे दोस्तों, आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण एवं राष्ट्रीय आंदोलन, किसके बारे में, तो हमको पढ़ना होगा यहाँ पर आधुनिक जो है कौन रहे मेरे प्यारे दोस्त, आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण एवं राष्ट्रीय आंदोलन में जो सहायता प्रदान करने वाले हैं उनके बारे में हमको देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर पंडिता रामाबाई हो गई, सावित्री बाई फूले हो गई, उसके बाद में और तमाम सारे लोग हो गए, इनके बारे में हमको मुख्य रूप से यहाँ पर देखना होगा। ओके, वहीं बता दें आपको इसमें जैसे पंडिता रामाबाई हो गई, सावित्री बाई फूले, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ ठाकुर, राजा राम मोहन राय, काजी नसरुम इस्लाम, सुब्रमण्यम स्वामी, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, या फिर जो भी यूनिवर्सिटी से आप संबंध रखते हैं उसके यूनिवर्सिटी के नाम जिस व्यक्ति पर रखा गया है उस व्यक्ति के बारे में आपको जान लेना है। ओके, वहीं बता दें आगे और भी आपका जो है 7वां चैप्टर जो आता है उसके अंतर्गत राष्ट्र गौरव में हम उसके बाधक कारक के बारे में चर्चा करके, बाधक कारक कौन कौन से हैं, ऐसे तत्व जो कि राष्ट्र गौरव में बाधा उत्पन्न करते हैं, जैसे वैश्विक बाजारवादी संस्कृति का दबाव, मानते जैसे पूंजीवादी व्यवस्था जिस प्रकार से आगे बढ़ रही है, इस सिचुएशन में क्या होता है, जो पुरानी या प्राचीन जो परंपराएं थी हमारी वह लुप्त होती जा रही हैं, नवीनता की दृष्टि से लोग आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में ये बाधक कारक सिद्ध होते हैं जो वैश्विक बाजारवादी संस्कृति है। वैसे जाति एवं सांप्रदायिक संकीर्णता तथा ध्रुवीकरण, सभी मतलब जातिगत विशेषता, जातिवाद, धर्मवाद, पंथवाद, संप्रदायवाद, इसी प्रकार से कम्युनिटिज्म, तमाम प्रकार के वाद जो है एक प्रकार से जो पुरानी प्राचीनतम परंपरा रही है उसको विनष्ट करने में लगी हुई हैं। वहीं बात करें सर्वपंथ की भावना का ह्रास, मतलब कि जो एक प्रकार से पहले होता था कि सभी धर्म को सही तरीके से देखा जाता था, सभी धर्म अपने आप को सुचारू रूप से बढ़ावा दे सकते थे, वहीं आज के परिवेश में देखेंगे तो धर्म के नाम पर राजनीति को ढकेल दिया गया है। वहीं बात करें तो धर्म जनता के लिए अफीम है, या फिर इसी प्रकार से तमाम सारे विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। तो वहीं पर सर्वपंथ की जो भावना है मिटती सी जा रही लगभग। अब सर्वपंथ जो है कहीं ना कहीं पे नहीं रहा है, लोग अपने अपने पंथ को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं और दूसरे के पंथ को नीचे गिराया जाए, अपने पंथ को कैसे ऊपर उठाया जाए इसमें लगे हुए हैं, ना कि केवल अपने, जैसे अपने पंथ को आप बढ़ाइए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है,
लेकिन अब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हाँ, दूसरे के पंथ को गिरा करके आप आगे बढ़ें? ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो ऐसी भावना आज के परिवेश में युवाओं के मन में आ रही है। वहीं भारतीय त्यागपूर्ण जीवन दृष्टि की उपेक्षा की जा रही है। जो भारतीय संस्कृति थी उसको जो उसको मिटाया जा रहा है, उसकी उपेक्षा की जा रही है, उसको नहीं अपनाया जा रहा है। पहले लोग धोती, कुर्ता, गमछा रख के चलते थे और आज के परिवेश में आप पैंट, शर्ट, टाई, कोट वगैरह इत्यादि जो है चढ़ा करके घूमते हैं। तो कहीं न कहीं पे ये सब प्राचीन परंपराओं का ह्रास हो रहा है, तो इनको भी हमको देखना है। दूसरा खंड आता है आपका पर्यावरणीय अध्ययन, एनवायरमेंटल स्टडीज, खंड खा। 30 अंक के यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब 30 क्वेश्चंस आपके पर्यावरण अध्ययन से पूछे जाएंगे। 40 प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव के राष्ट्र गौरव से मतलब कि पूछे जाएंगे और मानवाधिकार से भी 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला होता है आपका पर्यावरण अध्ययन। अवधारणा को देखेंगे, इसमें हम पर्यावरणीय जागरूकता की आवश्यकता और महत्व को समझेंगे। वहीं दूसरे के अंतर्गत हम पर्यावरण मतलब प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, जैसे उसमें कोयला हो गया, जो कोयला बोल रहे हैं, प्राकृतिक संसाधन में आपकी मिट्टी हो गई, वायु हो गया, जल हो गया, इसी प्रकार से तमाम सारी चीज़ें हैं जो कि प्रकृति के द्वारा हमको मिली हुई हैं, उनके बारे में देखेंगे। पर्यावरण प्रदूषण देखेंगे, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, नाभिकीय प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, ई प्रदूषण, इन सभी प्रदूषण के बारे में देखेंगे। जलवायु परिवर्तन क्या होता है इसके बारे में देखेंगे, क्लाइमेट चेंज जो होता है उसको समझेंगे। एवं पर्यावरण संरक्षण क्या होता है, संतृप्त विकास अर्थात सतत विकास क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको कहते हैं वह क्या है। अर्थात जब आप पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए कोई फैक्ट्री लगाते हैं या फिर कोई विकास कार्य करते हैं, तो वही होता है आपका सतत विकास। जैसे आपने कोई फैक्ट्री लगाई, टाटा अंबानी या फिर कोई भी व्यक्ति जो कि बड़े आदमी, उन्होंने कोई फैक्ट्री लगाई। फैक्ट्री लगाने के से पहले उन्होंने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए तमाम सारी नीतियों का पालन किया और पर्यावरण को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने अपनी फैक्ट्री को स्थापित किया। तो ऐसे में होगा क्या, ऐसे में वही उसी विकास को हम क्या कहते हैं, संतृप्त विकास या फिर सतत विकास के नाम से जानते हैं। वहीं जलमंडल के बारे में भी हम देखेंगे, स्थल मंडल के बारे में, वायुमंडल के बारे में एवं जैवमंडल में सहचर्य जी मतलब कि एक प्रकार सहचर्य का मतलब होता है किस प्रकार से लोग आपस में जीव है, मनुष्य है या फिर विभिन्न कीट पतंगे हैं या फिर विभिन्न प्रजाति है, विभिन्न जीव जंतु हैं, किस प्रकार से जीवन यापन करते हैं, उनके बारे में जानते हुए जैवमंडल के एक बृहत पारिस्थितिकी तंत्र को समझेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र की अस्थिरता क्या है, पर्यावरण का ह्रास जो हो रहा है मतलब पर्यावरण में जो कमी आ रही है वह क्यों आ रही है, आखिरकार किसी बांध बनाने से किस प्रकार से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है या फिर मानवीय हस्तक्षेप करने से पर्यावरण का संतुलन किस प्रकार से बिगड़ता है और मतलब प्रकृति किस प्रकार से पर्यावरण के नुकसान को देख नहीं पाती और एक प्रकार से विनष्ट करने में लग जाती है। आज कोरोना काल आपके सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं पे यह पर्यावरण में अनेकों अनेक क्षतियाँ पहुँचाई गई है, वही उसी का यह परिणाम आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। नवीनता, नवाचार, विज्ञान, प्रौद्योगिकी इतनी आगे हो चुकी है कि एक प्रकार से हम पर्यावरण की जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको भूल चुके हैं और एक प्रकार से नई दिशा में अग्रसर हो रहे हैं और पर्यावरण को ध्यान में नहीं रखते। और आज वही स्थिति पूरा विश्व झेल रहा है जो कि एक प्रकार से चाइना या फिर बहुत जो विकसित कंट्रीज़ हैं वह करती रहती हैं। आगे बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें हमको देखेंगे, मतलब लोग देखेंगे आगे। वहीं समझेंगे मेरे प्यारे दोस्त हम लोग भारतीय साहित्य एवं परंपराओं में पर्यावरणीय जागरूकता तथा उसके उदाहरण कौन कौन से रहे उसके बारे में देखेंगे। भारतीय साहित्य एवं परंपराओं में पर्यावरणीय जागरूकता तथा उसके उदाहरण, मतलब जैसे भारतीय परंपरा में और भारतीय परंपरा में भारतीय साहित्य में किस प्रकार से प्रकृति को लेकर के, जैसे छायावाद आप देखेंगे, हिंदी में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, प्रकृति को मानव के रूप में दिखाया गया है, प्रकृति को एक सुंदरतम नारी का चित्रण दिया गया है। इस प्रकार से आप छायावादियों में देखेंगे जो प्रसाद पर निराला, महादेव वर्मा, मैं नीर भरी दुख की बदली, और इसी प्रकार से आप देखेंगे कि जो खग कुल 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 सा बोल रहा, किसले का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई, जो है अंचल में भरी सुहागरी, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। इस प्रकार से आप देखेंगे विभिन्न प्रकार के अरुण यह मधुमय देश हमारा, या इसी प्रकार से तमाम सारी चीज़ें आप देखेंगे। तो कहीं न कहीं पे तो इन सभी मुद्दों को हमको थोड़ा बहुत जानना होगा। मैं आपको प्रश्नों से अवगत करवाऊँगा अवश्य। आगे देखते हैं, आगे आता है खंडगा, और खंडगा मानवाधिकार का अध्ययन होता है। इसको लेकर के भी 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न का अंक समान होता है, 1 नंबर, एक मतलब प्रत्येक क्वेश्चन पर आपको दिए जाते हैं, मतलब कि एक क्वेश्चन सही तो 1 नंबर आपको मिलेगा, माइनस मार्किंग नहीं होती है। ओके, ध्यान रखेंगे। आपको केवल और केवल 33 क्वेश्चंस अगर सही कर लेते हैं आप, तो आप पास हो जाएंगे।
और यह प्रश्न ध्यान होगा आपको, आपके जो है उसमें मार्कशीट में नहीं जुड़ेगा। ओके, चले पहला प्रश्न है मानवाधिकार। मानवाधिकार अवधारणा एवं विकास। अवधारणा उसको हम समझेंगे, मानवाधिकार की अवधारणा क्या है, मानवाधिकार का विकास क्या होता है, मानवाधिकार क्या होता है। इसे आपका जो पर्सनल अधिकार होता है जो कि एक प्रकार से विश्व के समस्त नागरिक को है, उस अधिकार के बारे में हम देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा प्राप्त है। आपसे पूछेगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं, तो आप बताएंगे 6 अंग हैं। आपसे पूछेगा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा की गई थी, कब की गई थी, तो 10 दिसंबर 1948 को की गई थी। ओके, तो ऐसे इसके क्वेश्चंस होते हैं। वहीं अगर जो है और बात करें आगे, तो मानवाधिकार की अवधारणा को हम समझेंगे, उसके विकास, किस प्रकार से मानवाधिकार का विकास हुआ, किस प्रकार से धीरे धीरे लोगों को उनके जो प्राकृतिक अधिकार होते हैं उनसे वंचित नहीं रखा गया, किस प्रकार से धीरे धीरे उनके अंदर, हर व्यक्ति के अंदर यह डेवलप किया गया कि उनके भी कुछ पर्सनल अधिकार होते हैं और उनको ग्रहण करना चाहिए। तो यह भी आपको अति आवश्यक होता है जानना, इसीलिए यह भी आपको पढ़ना अति आवश्यक है। वहीं बात करें आगे, तो भारतीय संविधान के आलोक में मानवाधिकार, भारतीय संविधान में मानवाधिकार को ध्यान में रखा गया है कि नहीं रखा गया, इसको भी जानेंगे। वैसे भारतीय संविधान की बात करें तो बहुत छूट मिली हुई है मानवाधिकार के संबंध में आपको, जैसे कि आप देखेंगे तो लगभग 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 मतलब भाग 3 के अंतर्गत आपको कुल मिलाकर के अधिकार ही दिए गए हैं, मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स ही दिए गए हैं, जिसमें आपको समता का अधिकार अर्थात समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें आपको शिक्षा से संबंधित अधिकार, जिसमें आपको एक प्रकार से जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यहाँ तक कि आपको धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के साथ ही साथ अल्पसंख्यकों को भी यहाँ पर मौलिक अधिकार दिया गया है, कुछ छूट प्रदान की गई है। वही बात करें तो संवैधानिक उपचारों का भी अधिकार अनुच्छेद 32 में दे दिया गया है। पहले संपत्ति के अधिकार को भी हम जो है एक प्रकार से जो है मूल अधिकार में ही रखते थे, लेकिन उसको भी हमने हटा दिया है क्योंकि उसको लेकर के बहुत सारे डिबेट होते रहे हैं। वहीं बात करें मानवाधिकार संरक्षण क्या होता है, अधिनियम किस प्रकार से लाते रहे, 1953 का जो अधिनियम है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, वह क्या है, उसके बारे में भी प्रश्न एग्जाम में पूछता है, उसको भी देखेंगे। वही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं राज्य मानवाधिकार आयोग दोनों को समझेंगे, सामान्य परिचय उन दोनों का देखेंगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार क्या होता है और राज्य मानवाधिकार आयोग क्या होता है, इनके सामान्य परिचय को जानते हुए, इनकी कार्य पद्धति को देखते हुए हम उनकी विधि व्यवस्था को भी हम समझेंगे। ओके, तो उनकी विधि व्यवस्था अर्थात विधि मतलब कानून होता है, तो कानून व्यवस्था को कैसे समझेंगे और उसका प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं उसको भी हम जानेंगे। ओके, तो यहाँ से कुछ कुल मिलाकर के ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, हम समझेंगे विस्तार से एक एक प्रश्नों को। मानवाधिकार वगैरह इसे 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा की गई थी, हम समझेंगे और भी चीज़ों को। ऐसे राजनीति के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं भारत में, उसको अनुच्छेद किस में रखा गया है, तो 36 से 51 में रखा गया है, किस भाग में, भाग 4 में रखा गया है, ऐसे आपसे प्रश्न पूछेगा। हम 100 प्रश्नों की सीरीज बनाएंगे, 2-3 मॉडल पेपर दे देंगे, बड़े आसानी से सारे के सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे, आप 100 में 100 मार सकते हैं। ओके, ध्यान रखेंगे। आप पिछले ईयर का जो है आंसर की हमारा देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।